गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की। इससे पहले हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी थी और हम बात करते हैं कल हमने मूल अधिकारों में जो बात की थी, मैंने आपको बताया था मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया। किस संविधान से लिया गया? अमेरिकी संविधान से लिया गया। और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किसका वर्णन है? मूल अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 और 13 मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो ये समझाने के बाद अनुच्छेद 12 और 13 आपके समझ में आ जाएगा। उसके पहले अपन ने कल बात की थी अनुच्छेद 14 की, समानता के जो अधिकार थे उनकी बात हमने कल की थी। समानता के अधिकारों में सबसे पहला अधिकार कौन सा था? थोड़ा सा वो जो पहला वाला वीडियो थोड़ा सा बताया तो आपको। जब आर्टिकल 14 था वो किसकी बात करता था? आर्टिकल 14 बात करता था कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से क्या होगा? लागू होगा, और कानून सभी व्यक्तियों को समान रूप से क्या करेगा? संरक्षित करेगा। ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 15 क्या था? आर्टिकल 15 में 5 चीजें मैंने आपको बताई थी। धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इन 5 आधारों पर विभेद हमारे देश में किसी भी नागरिक के साथ नहीं किया जा सकता। किन किन आधारों पर? धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 में किसकी बात की थी? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में हमारे देश के सभी नागरिकों को अवसर क्या मिलेंगे? समान मिलेंगे। और 17 वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था। 17 में किसकी बात कर रहे थे अपन? अस्पृश्यता की बात कर रहे थे, अनटचेबिलिटी। हमारे देश में किसी प्रकार से कोई भी नागरिक मन, क्रम, वचन इन तीनों प्रकार से किसी भी प्रकार से वो अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई सरकार करती है। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना। 15 मैंने आपको बता दिया और 17 अस्पृश्यता मैंने आपको बता दिया। 18 में बात की थी उपाधियों। हमारे देश में किसी भी प्रकार की विधि और सेना संबंधी, इन दो को छोड़ दो। विधि का मतलब क्या हुआ कि शिक्षा के द्वारा ग्रहण की जाने वाली किसी भी उपाधि को आप ग्रहण कर सकते हो, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है ना, इन उपाधि को ग्रहण कर सकते हो। ठीक है। दूसरी, सेना में जो सम्मान दिए जाते हैं उन सम्मान को ग्रहण कर सकते हो। उन सब का प्रयोग आप अपने नाम के आगे उपसर्ग के रूप में और प्रत्यय रूप में कर सकते हो। आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो, आप अपने नाम के पीछे लगा सकते हो। लेकिन जो पुराने समय में जो उपाधियां थी, राय बहादुर, राजा, महाराजा, इन उपाधियों को अपने नाम के आगे और पीछे इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। अब जैसे मान लो किसी का, जैसे मान लो राजा, कोई अपने नाम के आगे राजा महेंद्र बाहुबली नहीं लगा सकता। ठीक है ना, राजा महेंद्र बाहुबली गया है ना। अब किसी का नाम ही राजा है तो एक अलग बात है, उसको सरकार ने उपाधि, सरकार किसी व्यक्ति को उपाधि नहीं दे सकती है राजा की कि भाई आज इसके नाम के आगे राजा लगाया जाएगा। तो उपाधियों का अंत किया है हमारे संविधान ने। मतलब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से एक दूसरे से मतलब ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारे देश में जितने भी नागरिक सब क्या है? बराबर है। ठीक है। तो अनुच्छेद 18 किसकी बात कर रहा था? उपाधियों के अंत की बात कर रहा था। हमारे देश में किसी प्रकार की उपाधि कोई भी सरकार नहीं बांट सकती है, लेकिन हाँ भारत रत्न है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये दिए जा सकते हैं। ये सम्मान है, ये नागरिक सम्मान है, ये उपाधियां नहीं है। जब किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है तो अपने नाम के आगे और पीछे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता पाया गया तो उसे उनको त्यागना ही पड़ेगा। तो ये बात किसकी थी? अनुच्छेद 18 की। आज अपन तो समता के जो 5 आर्टिकल थे, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 5 आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकारों की। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे पहला आता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। अनुच्छेद 19(1) में सबसे पहले बात करता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) किसकी बात करता है? विचार और अभिव्यक्ति की बात करता है। आपके मन में आने वाले किसी भी विचारों को, आपके मन में कोई बात है, कोई अभिव्यक्ति है, आपको बोलने की आजादी इस देश में। आप किसी भी प्रकार की बात और आपके मन में कोई भी आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहते हो तो आप अभिव्यक्त कर सकते हो, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। अभिव्यक्ति का मतलब यह है आप अपने विचारों का प्रचार कर सकते हो, आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो। कोई रोक नहीं सकता है कि मैं तुम्हारे विचारों को प्रकट नहीं होने दूंगा। तो जो हमारे न्यूज़पेपर को जो स्वतंत्रता दी गई है, हमारे समाचार पत्रों को, टीवी चैनलों को, जो न्यूज चैनल है उनको जो स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 19(1) में आती है। क्योंकि आपको पता होगा न्यूज़पेपर अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, सरकार की आंखों को बोलते हैं। अभी आपको पता है लॉकडाउन जारी है, लॉकडाउन के अंदर बहुत से गरीब है जो कि सड़कों पैदल अपने मतलब यात्राएं तय करें, हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। हमारे न्यूज़पेपर क्या करते हैं? विचारों को लिखते हैं कि ये सरकार को चेताती है एक अमानवीय कृत्य है, एक मतलब ऐसा पैदल चलने पर इनकी मृत्यु हो सकती है, हमारे देश के नागरिक हैं, ये गलत हो रहा है इनके साथ।
तो न्यूज़पेपर अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो। आप कह सकते हो कि भारत को अमेरिका से संबंध कैसे रखने चाहिए, आप अपने विचार रख सकते हो, लेकिन आप कभी भी ऐसे विचार नहीं रख सकते जिससे सामने वाले को परेशानी होती हो, या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हो जिससे सामने वालों को क्या होती है, परेशानी होती है। तो आप अपने विचारों को क्या कर सकते हो, प्रकट कर सकते हो, लेकिन ऐसे किसी विचार को प्रकट नहीं कर सकते हो जो हमारे देश की एकता को नुकसान पहुंचाता हो। हमारा देश एक है, आप किसी संप्रदाय विशेष के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते हो। आप देश की एकता को, देश की अखंडता को सुरक्षित रखना सरकार का कर्तव्य है। अगर आप ऐसा कुछ बोलते हो जिससे हमारे राष्ट्र की उन्नति में फर्क पड़ता है, हमारी एकता खंडित होती है, देश की जो संप्रभुता है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है, ऐसे किसी भी विचारों को आप प्रकट नहीं कर सकते हो। आपको विचारों की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसे विचार प्रकट नहीं कर पाओगे जिन विचारों को लेकर के हमारे देश की एकता अखंडता क्या होती है, असुरक्षित होती है। आपको फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। आप किसी से कोई बात करते हो, रात में करते हो, दिन में करते हो, व्हाट्सएप पे चैट करते हो, आपके जो विचार आपने फोन पे प्रकट किए, कोई भी सरकार आपके फोन को टेप नहीं करवा सकती है। क्यों? क्योंकि आपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति को बताया, वो सार्वजनिक नहीं हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति के फोन को टेप नहीं करवाया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति के फोन को टेप करवाया जाएगा तो सरकार उस पर क्या करेगी, उचित कार्रवाई करेगी। तो अनुच्छेद 19(1) हमें क्या बताता है, अनुच्छेद 19(1) हमें बताता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, आपके फोन टेपिंग की स्वतंत्रता भी शामिल है ना। आपको और सरकार किसी भी अखबार पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। सरकार कभी भी, अभी आपको बताऊंगा, लास्ट टाइम राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उन्होंने न्यूज़पेपर पे ट्रायल कर दिया था। तो राजस्थान पत्रिका ने एक मुहिम चलाई थी, जब तक काला तब तक ताला, मतलब न्यूज़पेपरों को प्रतिबंध लगाने का कानून वसुंधरा राजे लेकर के आई थी। तो उसको लेकर के बहुत बवाल हुआ था। तो किसी भी न्यूज़पेपर के ऊपर हमारे देश में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई सरकार लगाती है तो अनुच्छेद 19(1) का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। और जब ये उल्लंघन होगा तो आपके साथ कौन खड़ा होगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट खड़ा होगा। तो अनुच्छेद 19(1) किसकी बात करता है, विचार एवं अभिव्यक्ति की बात करता है। तो आपके विचारों को किसी प्रकार से कोई भी सरकार रोक नहीं सकती है, ठीक है। और जो हमारे सरकार की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को जानने का भी अधिकार आपको अनुच्छेद 19(1) देता है। तो अनुच्छेद 19(1) जो है वो एक बहुत बड़ा मतलब अनुच्छेद है, और उसमें बहुत सी चीजें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने शामिल की है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि देश की एकता अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर कोई बात नहीं बोल सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का जो फैसला जो पक्ष में दिया हम उससे सहमत नहीं है ना, ये तो जज ऐसे है वैसे। आप जजों के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते हो। यो अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी, विचार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 आता है शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन। सार्वजनिक जगहों पर आप बिना शस्त्र के, हथियारों के साथ नहीं, बिना शस्त्र के, शस्त्र रहित, बिना शस्त्रों के किसी भी प्रकार का शांतिपूर्ण सम्मेलन आप कर सकते हो, है ना। बिना शस्त्रों के आप किसी भी शांतिपूर्ण सम्मेलन का आयोजन कर सकते हो। शस्त्रों को लेकर के आप AK-47 लेकर के कहोगे भी हम तो कोई सम्मेलन करेंगे, तो सरकार अनुमति नहीं देगी। बिना शस्त्रों के आपको दिया जा सकता है, मतलब आपको बिना शस्त्रों के आपको मतलब सम्मेलन का करने का आपको सरकार अनुमति दे सकती है, लेकिन शस्त्रों के साथ नहीं देगी। दूसरी बात, सार्वजनिक जगहों पर करोगे आप ऐसे नहीं किसी के घर में जाके कहते हो कि हम तो इसके घर में है ना शांतिपूर्ण सम्मेलन करेंगे। अनुच्छेद 19(2) में ये बात कहता है ना, सार्वजनिक जगहों पर करोगे, बिना शस्त्रों के करोगे। लेकिन आपके सम्मेलन से अगर सरकार को ऐसा लगता है कि आम जनता को परेशानी होगी, तो सरकार आपको वो करने से मना कर सकती है, आपको किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकती है। लेकिन अगर आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन बुलाते हो तो सरकार आपको बुलाने से रोक नहीं सकती है। तो पहले अनुच्छेद 1 में क्या बात कहता है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 2 क्या बात कहता है, शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन बुला सकते हो। अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहली मैंने आपको बता दी, दूसरी मैंने आपको बता दी, तीसरी संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप इस देश में किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हो। संघ का मतलब हुआ जैसे RSS है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो एक संघ है ना। तो आप किसी प्रकार का संघ बना सकते हो, आप किसी प्रकार की किसी से साझेदारी कर सकते हो, आप कंपनी खोल सकते हो। आपको संघ बनाने का अधिकार है इस देश में। आप कुछ लोगों के समूह को इकट्ठा करके किसी संघ का निर्माण कर सकते हो। अगला, सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। पूरे हिंदुस्तान में
वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वर्तमान में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपको आने जाने से इस भारत भूमि का जो मैप है ना, उस मैप पे कहीं पर भी आपको आने जाने की स्वतंत्रता है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आज आप कह दो कि मुझे अरुणाचल जाके आना है, आप अरुणाचल जा सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप आज कह दो कि मुझे अंडमान निकोबार जाना है, तो आप अंडमान निकोबार भी जाकर के आ सकते हो। इस पूरे देश में है ना, आप कहीं पर भी घूम सकते हो जहां तक भारत की सीमा लागू है ना। इवन भारत की सीमा ही नहीं, विदेशों में भी अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, आपको सरकार मना नहीं कर सकती है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आपको फ्लाइट की आपके पास जिस देश जाना चाहते हो टिकट होनी चाहिए, सरकार आपको मना नहीं कर सकती है। तो सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता, इस देश में कहीं पर भी आने जाने की आपको स्वतंत्रता है, सरकार आपको रोक नहीं सकती है। लेकिन जो जनजाति हमारी, जैसे अंडमान निकोबार के अंदर जो जनजातियां रहती है, हमारे देश में जैसे भील, मीणा, गरासिया जो राजस्थान के अंदर जो जनजातियां हैं, हमारे देश में और भी बोडो, डोगरी, बोडो है ना, और जैसे मेघालय के अंदर गारो, खासी, जयंती, ये जनजातियां। इन जनजातियों में जाकर के आप कहो कि उन्हें जनजातियों में जाना है, उन एरिया में जाना है जहाँ पे जनजाति रहती है, तो सरकार आपको नहीं जाने देगी। नागालैंड में आप कर दो तो नागा जनजाति से मिलकर के आएंगे, तो जनजातियों के जो क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों को सरकार ने सील कर रखा है, उन क्षेत्रों में जाने से सरकार आपको रोक सकती है। ऐसे क्षेत्र जो सेना के जो खुफिया जो विभाग है, उनमें जाने से आपको रोक सकती है सरकार। ऐसी युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है जहां पे जो जनजाति है उन पर जाने के आपको रोक सकती है। बाकी पूरे देश में आप कहीं पर भी घूम सकते हो, घूमने की आपको हमारे संविधान ने क्या दिया, आपको अधिकार दिया है। आप इस पूरे भारत भूमि पे कहीं भी घूम सकते हो, ये इसलिए दिया है, इससे राष्ट्र भावना प्रबल होती है। हम पूरे देश में, हम एक देश है, एकजुटता की भावना आती है, इसलिए इस स्वतंत्रता को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। ये बहुत बड़े, मैं बहुत डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन आपकी बुक ने दिया है ना 12th क्लास में जो आपकी बुक में, मैं उतना आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार जरूर दे रहा हूँ इनको। तो कहीं पर भी आने जाने की आपको स्वतंत्रता है। अगला आता है निवास स्थान की स्वतंत्रता। इस देश में पूरी भारत भूमि पर कहीं पर भी आप अपना घर बना सकते हो, आपको निवास स्थान की स्वतंत्रता है। लेकिन आप कह दो अब तो धारा 370 जम्मू कश्मीर हट गई, लेकिन आप वर्तमान में अगर आप ये कहते हो मुझे हिमाचल प्रदेश के अंदर जाके घर बनाना है, तो वहां पे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। आप कह दो अंडमान निकोबार जाकर के मैं उन जनजातियों के बीच में मेरा बंगला बनाऊंगा, तो सरकार आपको अनुमति नहीं देगी। इसके अलावा आप पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश में कहीं पर भी आप अपना निवास स्थान कर सकते हो, आप अपना घर बना सकते हो, कोई सरकार आपको रोक नहीं सकती है। जयपुर में घर लेना जयपुर में लो, बम्बई में लेना बम्बई में लो, कोलकाता में लेना कोलकाता में लो, चेन्नई में लेना चेन्नई में लो, कोई भी सरकार आपको निवास स्थान से रोक नहीं सकती। आप किसी भी राज्य में जाकर के बस सकते हो, वहां अपना घर बना सकते हो। अगला, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। हमारे संविधान ने अनुच्छेद 19(6) में आपको निवास व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी है। इस देश में आप किसी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हो, किसी प्रकार के व्यवसाय पे सरकार कोई रोक नहीं लगा सकती है। लेकिन आप ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकते हो जैसे नशीली दवाइयों का व्यवसाय नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तो मैंने मेरे घर में एक परमाणु भट्टी लगा ली छोटी सी, तो मैं बिजली घर पे बना रहा हूँ। ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकते आप, है ना। मैं तो परमाणु भट्टी लगा कर व्यवसाय करूंगा। आपकी जान को जोखिम में डालने वाला, है ना, आपके आस पड़ोस को जोखिम में डालने वाला नशीली दवाओं का व्यापार, इन व्यापारों को अनुमति आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की वस्तुओं का जो आदान प्रदान है वो कर सकते हो, ठीक है। तो व्यवसाय करने की क्या आपको स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताता है। देखो इनको क्रम वाइज आपको याद रहना चाहिए। आगे पीछे हो गया तो नंबर कट जाएंगे आपके। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, समझना इस बात को कैसे याद करोगे। देखो अनुच्छेद 19 हमें क्या बता रहा है, अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बता रहे हैं। देखो ये याद कैसे करनी है। अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 6 प्रकार की इसमें क्या है स्वतंत्रता है। पहली स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब आप किसी व्यक्ति के सामने अपने विचार प्रकट करोगे तो व्यक्ति आपका फॉलोअर हो जाएगा, है ना, आपको वो फॉलो करने लगेगा। तो जैसे मान लो हमारे संत महात्मा है ना, अवधेशानंद गिरी जी है, वो बहुत अच्छे विचार बताते हैं, वो अपने विचार बहुत अच्छे होंगे, तो मैं उनका मान लो फॉलोअर हो गया। तो विचार अभिव्यक्त करोगे तो आपके क्या होंगे, फॉलोअर बनेंगे। और जब आपके फॉलोअर बनोगे तो आप सम्मेलन बुलाओगे। तो जैसे आपको होता है हमारे महाराज वगैरह अपना सम्मेलन बुलाते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपने विचारों को प्रकट किया। जब आप विचार प्रकट करोगे तो आप क्या करोगे, सम्मेलन बुलाओगे कि यार आपको इसके विचारों को जानना चाहिए। तो सबसे पहले विचार प्रकट किया, विचार प्रकट करने के बाद में आप क्या करोगे, सम्मेलन बुलाओगे। जब आप
सम्मेलन बुलाओगे तो आप फिर एक संघ का निर्माण करोगे कि हम प्रत्येक साल किसी न किसी संघ का क्या कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं। पहले विचार प्रकट किया, फिर सम्मेलन बुलाया, सम्मेलन बुलाने के बाद में आपने एक संघ बना लिया अपना कि हम आज से इन बाबा जी का क्या है, हम एक संघ बना लेते, तो आपने संघ बना लिया। जब आप संघ बनाओगे तो आपको इस देश में घूमना पड़ेगा, तो आपको सर्वत्र आने जाने की क्या है, स्वतंत्रता है। अब जब आप कहीं पे जाओगे, आप जम्मू कश्मीर गए, आपको बहुत खूबसूरत लगा जम्मू कश्मीर, है ना, तो आज गए तो वहां पे आप निवास स्थान बना सकते हो अपना, आपने वहां पे क्या कर लिया, निवास कर लिया। अब जब आप निवास करोगे तो आपको खाने के लिए व्यवसाय करना पड़ेगा, रोजी रोटी के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तो निवास करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्यवसाय करना पड़ेगा। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 हमें देता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, इस देश में आने जाने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और व्यवसाय की स्वतंत्रता, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 हमें देता है। बड़ा आर्टिकल है, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 19 कंप्लीट है। अब मैं बात करता हूं अनुच्छेद 20 की। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जब हमारे देश में आपातकाल लगाया जाएगा तो कभी भी अनुच्छेद 20 और 21 को खत्म नहीं किया जा सकता। कोई भी सरकार जो अब आपातकाल हमारा, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे वो कोई भी आपातकाल हो, किसी भी प्रकार के आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 को, आर्टिकल 20 को और 21 को, आर्टिकल 20 और 21 को खत्म नहीं किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जब कोई भी व्यक्ति अपराध करता है उसकी दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण की बात है अनुच्छेद 20 की बात 20 करता है। 20 क्या बात करता है करते हैं? अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की बात आती है। पहली बात, अनुच्छेद 20 क्या बात करता है? अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। पहली बात, कानून के उल्लंघन पर सजा। कोई भी व्यक्ति अगर वो कानून का उल्लंघन करेगा तो ही उसे सजा दी जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया तो उसे किसी प्रकार की सजा नहीं दी जा सकती है। अगर आप किसी की, अगर कोई व्यक्ति मान लो किसी के घर में चोरी करता है और हमारे मतलब कानून में कहीं नहीं लिखा कि चोरी करना अपराध है, तो ठीक है वो चोरी कर ले, उसे किसी प्रकार की सजा नहीं होगी। अगर आपके घर पे गाय आई और गाय को आपने रोटी नहीं दी, और अगर किसी कानून में लिखा है कि गाय अगर घर पे आती है तो आपको रोटी देना अनिवार्य है, अगर आपने नहीं दी तो आपने किसका उल्लंघन कर दिया? कानून का उल्लंघन कर दिया, तब आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। अगर किसी कानून में इस बात को नहीं लिखा तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। मतलब आपको सजा कब दी जाएगी? जब कानून का आप क्या करोगे? उल्लंघन। कोई बात अगर किसी कानून में है और अगर आपने उसका क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया, तो आपको क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। दूसरी बात, एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो चोरी करना क्या है? अपराध है। उसने कानून का क्या कर दिया? उल्लंघन कर लिया। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, बाइक पर हेलमेट लगाना अनिवार्य है। बिना हेलमेट के आपको 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आप बिना हेलमेट के जाते हो तो आपको एक बार चालान काट दिया, आपका 500 रुपए का जुर्माना कर दिया आपको। रत्नगढ़ में घंटाघर के पास 500 रुपए का जुर्माना कर दिया, बिना हेलमेट के आप थे। जैसे आप आगे रामचंद्र पार्क पे जाते हो तो वहां फिर दोबारा आपको जुर्माना, आपका चालान नहीं कट सकता। क्यों? क्योंकि आपने आज ही तो गए हो ना, तो एक ही दिन के अंदर आपका 2 बार चालान नहीं कर सकता है। तो आपको सजा एक ही बार दी जा सकती है। अगर आपने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उसके उल्लंघन के ऊपर आपको एक ही बार सजा दी जाएगी, आपको 2 बार या 2 से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती है। ये अपने घर पे लागू नहीं होता। घर वाले तो 2 बार भी, 3 बार भी, 5 बार भी, 10 बार भी कूट सकते हैं। ध्यान रखना है बात, ये हमारे सार्वजनिक जगहों पर लागू होता है, कानून पर लागू होता है। आपने अगर एक बार अपराध किया है तो आपको एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिल सकती है। तीसरी बात, निर्धारित सजा से ज्यादा सजा नहीं मिल सकती है। अगर आपको ऐसा बोला गया है कि कोई कानून का उल्लंघन किया आपने, जैसे आपने किसी के घर से जाकर के आपने पंखा चुरा लिया, पंखा चुरा लिया, तो पंखा चुराने के ऊपर हमारी सरकार 1 माह की जेल देती है आपको। हमारे कानून में लिखा है कि पंखा चुराने पर 1 माह की सजा है। तो पंखा चुराने पर कितने माह की सजा? 1 माह की सजा। अगर तो सरकार ये नहीं कह सकती हो इसने तो पंखा चुराया, इसने तो एसी चुरा ली, तो एसी चुराने पर 2 माह ना, ऐसा नहीं होगा। कितने समय की सजा दी जाएगी? उसे 1 माह की सजा दी जाएगी। तो जितना कानून में लिखा गया है उतनी सजा दी जाएगी। आज मान लो किसी व्यक्ति ने गाड़ी चुरा ली और गाड़ी चुराने पर अगर 2 लाख रुपए की सजा है, अब वो गाड़ी मर्सिडीज बेंज थी, है ना, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी थी वो मर्सिडीज की, आपने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी चुरा ली, फिर भी आपको कितना जुर्माना भरना पड़ेगा? 2 लाख रुपए का ही जुर्माना भरना पड़ेगा, 1 करोड़ का जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कार शब्द है, गाड़ी शब्द है, ठीक है। तो निर्धारित सजा से ज्यादा आपको सजा नहीं दी जा सकती है। ना तो अर्थदंड दिया जा सकता है और ना शारीरिक दंड आपको दिया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 किसकी बात करता है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब जब कोई भी व्यक्ति अपराध करता है
तो उस अपराध को वो स्वयं नहीं बोलेगा कि हाँ ये मैंने अपराध कर दिया, आप मुझे कर दो। पुलिस को पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी, पुलिस को पूरे सबूत जुटाने पड़ेंगे कि हाँ इसी व्यक्ति ने इस अपराध को किया है। तो अपराध के लिए कोई भी किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को दोष सिद्धि के लिए क्या दिया गया, उसको संरक्षण दिया गया है। ठीक है, आया क्या बात समझ में? अनुच्छेद 20 किसकी बात करता है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें एक बात हो रहा है, कोई भी कानून पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होगा। पूर्व प्रभाव का मतलब ये हो गया, पूर्व प्रभाव का मतलब ये हो गया कोई भी कानून पहले से लागू नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको पता होगा दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था। उस निर्भया कांड में था, उसमें वो जो अपराधी थे तो उनको हमारे संविधान में कानून में थे 18 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति है, जो बालिग हो जाएगा, उसके ऊपर कानून की अलग धाराएं लगेगी, और जो 18 से कम है उसके ऊपर कानून की अलग धाराएं, मतलब बालिग होने पर अलग सजा दी जाती है और 18 वर्ष से कम नाबालिग पर अलग सजा दी जाती है। उस अपराध के अंदर एक लड़का ऐसा था जिसकी आयु 18 वर्ष से कम थी, लेकिन उसका जो अपराध था वो 18 वर्ष से ज्यादा था, मतलब बहुत गंभीर अपराध था। तो हमारे सरकार ने उस समय तो ये कानून था नहीं, तो वो जो लड़का जिसने वो अपराध किया था उसको नाबालिग बोलते हुए उसे छोड़ दिया गया था। ठीक है ना, क्योंकि वो नाबालिग था। तो हमारी सरकार एक कानून लेकर के आई कि अगर कोई व्यक्ति जो 16-18 से कम वर्ष का है, अगर वो कोई ऐसा अपराध करता है जो अपराध जघन्य अपराध है, तो उस पर नाबालिग की तरह नहीं, उस पर बालिग की तरह क्या लगाया जाएगा, कानून लगाया जाएगा। मतलब वो बालिग है नाबालिग है ये नहीं देखा जाएगा, उसकी सजा किस प्रकार मिलेगी, एक बालिग की तरह क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो उससे पहले ये कानून था नहीं, तो वो जो लड़का था जिसने वो अपराध किया था उसके ऊपर नाबालिग की तरह उसके ऊपर क्या लगाया गया था, कानून, और कानून की धाराएं लगाई गई थी। तो कोई भी कानून है वो पीछे से लागू नहीं हो सकता, कानून हमेशा आगे से लागू होगा। जैसे मान लो आज 20 मई है, तो 20 मई 18 मई है, तो 18 मई को का कानून 18 मई के बाद ही लागू होगा। कभी कानून को हम 1 जनवरी 2020 से लागू नहीं कर सकते। कानून हमेशा आगे से लागू होगा, पूर्व से कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, दूसरी इसके अंदर ये एक बात और ये कहता है दोहरी क्षति, एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरी बात ये कहता है स्व-विशंसा का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति स्वयं से नहीं कहेगा कि मैंने अपराध कर लिया है। अगर कोई व्यक्ति जाकर के कहता भी पुलिस को कि मैंने अपराध कर लिया है, तो पुलिस उस पूरे अपराध की कहाँ सैंपल है, किस प्रकार अपराध किया, पूरी डिटेल में जाएगी। ठीक है, तो अगर ये मान लो स्व-विशंसा वाला नहीं होता तो एक अपराधी को पकड़ करके हमारे पुलिस वाले सारे अपराध उससे बुलवा लेती, मार के भी सारे अपराध इसी ने किए, वो कहता है ये सारे अपराध मैंने किए। तो कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस के पास जाएगा तो कि मैंने अपराध किया है, तो उसने स्व-विशंसा की है, तो भी पुलिस को उसके जो अपराध के जो सबूत है वो सब जुटाने पड़ेंगे। तो आर्टिकल 19 के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 20 के अंदर हमें 3 प्रकार के अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 हमें क्या कहता है? अनुच्छेद 21 हमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध करेगा उसको स्वयं को वहां पर आना आवश्यक नहीं होता है। आपके प्राण है देह स्वतंत्रता, मतलब आपको जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21, 20 और 21 को साथ पढ़ेंगे। 21 क्या कहता है? प्राण है देह स्वतंत्रता, आपको इस देश में सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का अधिकार है, आपको जिंदगी जीने का अधिकार है, ध्यान रखना मरने का अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मरता हुआ पकड़ा गया, फांसी लगा रही और फांसी लगी नहीं उससे, और पुलिस आ गई उस टाइम पर, तो वो मरना चाह रहा था, पुलिस वाले उसे जाकर के जेल में डाल देंगे उसको। क्यों? क्योंकि आपको जिंदगी जीने का अधिकार है, आपको संविधान ने मरने का अधिकार नहीं दिया। तो अनुच्छेद 21 किसकी बात करता है? जिंदगी जीने की बात करता है। इसकी बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।